हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट के सलाल हाइमाना एरिया में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम के डिपॉजिट को डिस्कवर किया है और इसे इन्फर्ड रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखा है। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। लिथियम एक मेटल है जिसका सिंबल कैपिटल L और I होता है और जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। यह एक सॉफ्ट सिल्वरी व्हाइट एल्केलाई मेटल है। एल्केलाई मेटल का मतलब होता है कि जिसका pH वैल्यू 7 से ज्यादा होता है, 7 से ज्यादा होता है, pH वैल्यू 7 से ज्यादा होता है और ये लाइटेस्ट मेटल है। जो पीरियोडिक टेबल है इसमें ये लाइटेस्ट मेटल में आता है और इसके मल्टीपल एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे सेवरल बैटरी, इलेक्ट्रिक कार की बैटरी हो सकती है, लुब्रिकेंट के रूप में हो सकता है। फिर जितने भी कंज्यूमर गुड्स हैं उसके जो बैटरीज है, जैसे लैपटॉप, मोबाइल, यहाँ तक कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में इसका इस्तेमाल होता है। फिर वेपन बनाने में, न्यूक्लियर वेपन बनाने वाले प्लांट में भी होता है, प्लस एनर्जी प्रोडक्शन वाले भी प्लांट में होता है। ये सिल्वरी व्हाइट कलर का होता है। ये लिथियम मेटल है। बैटरीज लिथियम आयन बैटरीज है जो हम सभी अच्छे से इसको जानते हैं। अब देखते हैं इन्फर्ड रिसोर्सेस क्या होता है। माइंस एंड मिनरल्स एक्ट है जिसमें मिनरल डिपॉजिट का जब एक्सप्लोरेशन होता है, उसके लिए जब खोज होती है मिनरल डिपॉजिट की, उसको 4 स्टेज में रखा गया है। पहला स्टेज कौन सा होता है? रिकॉनिसेंस सर्वे। ये इसको हम क्या कहेंगे, डिनोट करेंगे G4 से। दूसरा स्टेज होगा, उसके बाद का स्टेज क्या होगा? प्रिलिमिनरी एक्सप्लोरेशन, जिसको हम G3 कहेंगे। जिसका स्टेज क्या होगा? G3 होगा। बेसिकली ये सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज क्या होगा? जनरल एक्सप्लोरेशन, जिसको हम G2 कहेंगे। और जो फोर्थ स्टेज होगा वो डिटेल्ड एक्सप्लोरेशन होगा, जिसको हम G1 की श्रेणी में रखते हैं। जब फर्स्ट स्टेज रिकॉनिसेंस जो स्टेज था, उसमें जो G4 है, अगर ये इसके बाद आइडेंटिफाई हो जाता है रिसोर्स, तो उस रिसोर्स को हम क्या बोलेंगे? रिकॉनिसेंस मिनरल रिसोर्स। जब फर्स्ट स्टेज हुआ रिकॉनिसेंस स्टेज वाला, जिसको हम G4 से डिनोट किए, उससे जो अगर वहां पे मिनरल आइडेंटिफाई हो जाता है तो हम उसको क्या कहेंगे? रिकॉनिसेंस मिनरल रिसोर्स। जब उसके नेक्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज में अगर आइडेंटिफाई हो गया G3 में, तो उसको हम कहेंगे इन्फर्ड मिनरल रिसोर्स। और जब G2 जो थर्ड स्टेज था, थर्ड स्टेज हमने कौन सा बताया था? हमने जनरल एक्सप्लोरेशन बताया था। तो जब जनरल एक्सप्लोरेशन में आइडेंटिफाई हो जाता है, उसको हम इंडिकेटेड मिनरल रिसोर्स कहेंगे। तो अभी जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो लिथियम डिपॉजिट को आइडेंटिफाई किया है, वो अभी किस स्टेज में? सेकेंड स्टेज में है। उसको हम कहेंगे इन्फर्ड मिनरल रिसोर्स। लिथियम का मल्टीपल एप्लीकेशंस है। लिथियम आयन बैटरीज हम सभी इससे अच्छे से परिचित हैं, जो कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स या कंज्यूमर गुड्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, उसमें यूज होता है। कंज्यूमर गुड्स किसको कहेंगे? यानी कि जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए आदमी खरीदता है, जैसे आप लैपटॉप खरीदते हैं, मोबाइल खरीदते हैं, यू आर नॉट बाइंग इट टू सेल टू अदर्स। तो ये वाला, इसको हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर प्रोडक्ट। तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है, जैसे लैपटॉप है, सेल फोन है, पोर्टेबल म्यूजिक प्लेयर्स है, इसमें इसका लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। इवन इलेक्ट्रिक कार्स है, इसमें भी लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों इसको किया जाता है? क्योंकि इसमें हाई एनर्जी डेंसिटी होता है। हाई एनर्जी डेंसिटी का क्या मतलब है? हाई एनर्जी का है कि छोटा, अगर ये छोटा सा बैटरी है, इसमें जो एनर्जी स्टोर करने की जो पोटेंशियल है, इसकी कैपेसिटी है, ये काफी अधिक है दूसरे मेटल की तुलना में। सेकेंडली, इसमें लो डिस्चार्ज रेट होता है, सेल्फ डिस्चार्ज रेट लो होता है। सेल्फ डिस्चार्ज रेट का क्या मतलब हुआ? कि बैटरी आप वैसे ही रख दें, आप मोबाइल ना चलाएं, तो भी ये डिस्चार्ज होगा। तो इसका जो डिस्चार्ज रेट होता है इन कंपैरिजन टू अदर मेटल, इसका स्लो होता है। वैसे आप देखेंगे कि आप वैसे सेल्फ डिस्चार्ज कैसे होता है, ये आप जैसे धूप में रख दे बैटरी को, आप बैटरी को धूप में रखेंगे या हीट के पास रखेंगे, तो गर्म होने से उस बैटरी का सेल्फ डिस्चार्ज रेट बढ़ जाता है। इसीलिए जब बैटरी को स्टोर किया जाता है तो लो टेम्परेचर में स्टोर किया जाता है।
साथ ही इसका फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में भी इस्तेमाल होता है। इसमें जो बाइपोलर डिसऑर्डर है, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है कि पर्सन में मूड स्विंग होता है। मूड स्विंग का मतलब हो गया कि जैसे कुछ पीरियड आएगा, जैसे 10 दिन, 20 दिन, 4 महीने, 6 महीने, उसमें व्यक्ति बहुत ही खुश रहेगा, हैप्पी रहेगा, हाई एनर्जी रहेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट पीरियड आएगा जो अगले 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन और या 4-6 महीने, उसमें काफी लो एनर्जी में रहेगा, खाने की इच्छा नहीं होगी, वो आदमी उदास रहेगा। इस तरह का मतलब एक बार बहुत खुश हो गया, एक बार बहुत दुखी हो गया, उसको हम क्या कहेंगे? बाइपोलर डिसऑर्डर। और इसी तरह के जो दूसरे मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं, इसमें जो ट्रीटमेंट होता है, तो इसमें मेडिसिन में फार्मास्यूटिकल मतलब दवाई, तो दवाई बनने में इसका इस्तेमाल होता है। साथ ही इसमें डिप्रेशन, एंजाइटी, अग्रेशन, इस तरह के जो मेंटल इलनेस है, जो हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी होते हैं, इसमें लिथियम का प्रयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? दवाई बनाने में किया जाता है। इसी के साथ में इस सिग्निफिकेंस की हम देख लेते हैं क्या इंपॉर्टेंस है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्लीन एनर्जी का गोल है। यानी कि क्लीन एनर्जी कैसे होगा कि जो हम एनर्जी सोर्स इस्तेमाल करें उसमें लिस्ट पोल्यूशन काउज हो, ग्रीन हाउस इफेक्ट कम हो। उसके लिए हम लोग आजकल जो ई व्हीकल की बात कर रहे हैं, ई कार्स की बात कर रहे हैं, उसमें बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इसी दिशा में एक कदम है। तो इस गोल को पूरा करने में ये जो लेटेस्ट फाइंड है लिथियम की, ये बहुत ही उपयोगी है और ये एक मेटल की के रूप में इस्तेमाल करेंगे। और दिस हैज इसने जो रेज कर दिया होप्स को इंडिया को कि इट्स ओन सोर्स ऑफ मेटल की, ये अपना, चूंकि इसके पास अभी इसको इंपोर्ट करने की आवश्यकता कम होगी, इसका मतलब इंपोर्ट कट हो जाएगा, तो हमारा फॉरेन करेंसी जो रिजर्व है उसमें कम खर्च होगा। साथ ही जो डिपेंडेंस दूसरे कंट्रीज पे है, जैसे हम सिक्योर मिनरल्स के लिए जो है हमने सेवरल मेजर्स जो गवर्नमेंट ले रही है ताकि उसके पास मिनरल की जो भारत में आपूर्ति है, अवेलेबिलिटी है, वो बनी रहे। उसमें लिथियम भी शामिल है। हम कहाँ से मंगाते हैं? ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना से। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी सेवरल मेजर्स ले रही है। अगर ये फाइंड हमारा काम कर जाता है तो इन पर जो हमारी डिपेंडेंसी है वो कम जाएगी, प्लस हमारा जो एक्सचेकर है वो भी बचेगा, स्पेशली फॉरेन करेंसी बचेगा। फिर हमारा जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इम्बैलेंस इस वजह से हो रहा है, इसमें भी जो है इम्बैलेंस को कम किया जा सकता है। साथ ही बैटरी प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। बैटरी तो अभी हर चीज में लगती है, तो इससे जो मैन्युफैक्चर ऑफ रिचार्जेबल बैटरीज, लिथियम आयन बैटरी क्या है? इट इज रिचार्जेबल बैटरीज फॉर स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, इलेक्ट्रिक कार्स, ये प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। एक बार हम ब्रीफली माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1957 को भी देख लेते हैं। ये एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया था माइनिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। ये कौन कौन सी एक्टिविटीज से संबंधित है और उसको रेगुलेट करती है? प्रोस्पेक्टिंग फॉर मीन्स किसी भी मिनरल को जब हम संभावना टटोलते हैं कि किस जगह पे ये मिनरल है या नहीं है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोस्पेक्टिंग कहेंगे। तो ये प्रोस्पेक्टिंग फॉर द मिनरल या एक्सट्रैक्शन या फिर डिस्पोजल ऑफ मिनरल, मिनरल को निकाल के आप बेचते हैं या उसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज है इसको ये एक्ट रेगुलेट करता है। इसके जो प्रावधान है वो रेगुलेट करते हैं, जिसको 2015 में इसके लिए माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया था? 2015 में लाया गया था। और जिससे जो उस समय के जो प्रीवियस जो एक्ट थे उसके कुछ प्रोविजंस में अमेंडमेंट लाया गया था। और क्यों अमेंडमेंट लाया गया था? ताकि माइनिंग सेक्टर को सस्टेनेबल और इफिशिएंट मैनर में डेवलप किया जा सके। माइनिंग सेक्टर को सस्टेनेबल मतलब लगातार कायम रहे, वैसा और इफिशिएंट मैनर में उसको डेवलप किया जा सके। साथ ही किसको किसको वी हैव टू टेक इनटू अकाउंट? हुम? ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग लोकल कम्युनिटीज। जितने भी लोकल कम्युनिटीज तो सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे। जहां पे अगर माइनिंग एक्टिविटीज होंगी वहां पे लोकल जो कम्युनिटीज होते हैं उनको डिस्प्लेसमेंट होने का खतरा रहता है, वहां से डिस्प्लेस होना पड़ेगा। दूसरा, पोल्यूशन
वहाँ पे होगा उसकी वजह से, तो वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे। अगर डिस्प्लेस हुए तो उनको कल्चरल जो उनकी डाइवर्सिटी है और उनका कल्चर है वो भी अफेक्ट होगा, उनका लाइवलीहुड पर भी इफेक्ट पड़ता है। तो इस स्थिति में इनके लिए बताया गया है कि इनका जो कंसर्न है उनको भी ध्यान में रखा जाएगा। फिर जो माइनिंग एक्टिविटी अगर प्राइवेट प्लेयर्स करेंगे, उस स्थिति में क्या होगा, प्राइवेट प्लेयर का भी कंसर्न होगा, उसको तो प्रॉफिट होगा तभी करेगा। फिर जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है तो उस चीज पे भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। उसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट है वो भी रॉयल्टी लेगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इसमें से रेवेन्यू चाहिए। तो इन सभी स्टेक होल्डर्स के कंसर्न को ध्यान में रखते हुए कुछ अमेंडमेंट किए गए ताकि सभी के कंसर्न एडिक्वेटली मीट हो सके। इसके साथ ही इसने ये जो अमेंडेड एक्ट है वो प्रोवाइड करता है कि यूनियन और स्टेट के बीच में रेवेन्यू को शेयर कैसे किया जाएगा, कितना सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा और कितना स्टेट गवर्नमेंट लेगा। फ्रेंड्स, ये था ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द लिथियम एंड लेटेस्ट फाइंड ऑफ लिथियम रिजर्व इन JNK। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में शेयर कर सकते हैं। साथ ही ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू सून।